रविवार की सुबह के 10 बजे हैं। आइए शुरू करते हैं देश का सबसे बड़ा मुकदमा। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चलाएंगे बीजेपी के नेता प्रमोद महाजन पर। आपकी अदालत में जनता के जज होंगे नव भारत टाइम्स के सीनियर एडिटर मधुसूदन आनंद और जनता की ओर से इल्जाम लगाएंगे रजत शर्मा। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में हम ऐसे लोगों को पेश करते हैं जिन्हें जनता प्यार करती है, दुलार करती है, मान और सम्मान देकर बड़ा बनाती है, ऊंची कुर्सियों पर बिठाती है। फिर कभी कभी जनता ऐसे लोगों से उनके काम का हिसाब किताब लेना चाहती है, उनसे सवाल पूछना चाहती है। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। बीजेपी के नेता प्रमोद महाजन आपकी अदालत में हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू हो, एक नजर डालेंगे प्रमोद महाजन के पॉलिटिकल करियर पर। महाजन, आपकी अदालत में बीजेपी लीडर प्रमोद महाजन पर आरोप है कि इनकी रणनीति फेल हो गई है। प्रमोद जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते थे कि प्रमोद महाजन बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, जब ये इलेक्शन लड़वाएंगे तो जरूर जीतेंगे। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रमोद जी डुबा दिया आपने हमको। जब विजय होती है तो प्रशंसा के फूल मिलते हैं, जब पराजय होती है तो आलोचना के प्रहार मिलते हैं। मैं दोनों को एक जैसा लेता हूं और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। प्रमोद जी, लेकिन महाराष्ट्र का जो चुनाव था ये तो बहुत अच्छा मौका था। पिछली सरकार ने बहुत अच्छे काम नहीं किए थे, दो अलग अलग पार्टियों की सरकार थी, उनमें झगड़े थे, किसानों ने आत्महत्याएं की थी, मेल न्यूट्रिशन के केसेस थे, ये सब आपके भाषण में बार बार कहा गया। इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता था। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में केवल 111 स्थानों पर चुनाव लड़ रही थी और जिसकी सीधे जिम्मेदारी मेरे पर थी। और इस 111 स्थान पर 54 स्थान पर विजय प्राप्त करना, इसका अर्थ होता है 48% स्थानों पर हमने विजय प्राप्त किया है। जिस कांग्रेस की सरकार आज महाराष्ट्र में हो रही है उन्होंने भी 43% स्थानों पर विजय प्राप्त किया है। और इसलिए मैं नहीं मानता कि महाराष्ट्र में हमारी कोई सरकार नहीं बनी। जब से क्रिकेट में आप खेलते हैं तो दोनों बैट्समैन को रन निकालने पड़ते हैं। इस बार शिवसेना थोड़ी कम रन निकाली, अगर वो हमारे इतने रन निकाल लेते तो हो सकता है शायद सरकार बन जाती। सफाई भी हुई, मुद्दे भी आप कहते हैं जो सही मुद्दे थे वो भी उठाए, सारे नेता भी घूमे, कैंपेन भी ठीक से हुआ, उसके बावजूद हार गए। बहुत बार आप बहुत अच्छा खेलते हो, लेकिन सामने वाला अगर आपसे बढ़िया खेलता है तो 2-4 रन से आपकी पराजय हो जाती है। खेल तो हमने सुना आपने बहुत अच्छा खेला था। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के जितने उम्मीदवार खड़े थे उनके उम्मीदवार कौन होंगे, उनके नाम आपने तय किए। मैं नहीं समझता कि इस देश का एक बच्चा भी इस पर विश्वास करेगा कि मायावती कोई ऐसी व्यक्ति है या मुलायम सिंह कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर प्रमोद महाजन का प्रभाव हो सकता है। मुझे लगता है काश ये सच होता तो मैं उत्तर प्रदेश आज के आज मैं दिल्ली में सरकार बना देता, अगर ये दोनों मेरे साथ आते तो। सुना है कि दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश तो आप कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और मैं तो उल्टा ये मानता हूँ, और ये मेरा सुविचारित मत है, कि हमको राजमहल में जाकर किसी प्रकार की क्रांति कर सरकारें नहीं बनानी चाहिए। 2004 की सरकार अगर हमने जनता से खोई है तो 2009 में हमको इसको जनता से ही वापस मांगना चाहिए। किसी प्रकार की जोड़ तोड़ कर केंद्र में जो भी सरकार बनेगी, इस सरकार को चलाना हमारा काम नहीं है, गिराना भी हमारा काम। पर मुझे ये सच नहीं कि जब
लोकसभा का चुनाव हार गए थे, उसके बाद में आप एक सूची लेकर के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास गए थे और आपने कहा था कि मैं इस तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार बना सकता हूं। बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि इसमें जोड़ तोड़ कुछ हो ही नहीं सकती। कोई दो चार लोगों का सवाल था। जब भारतीय जनता पार्टी 182 से 137 पे आके रुक जाए तब इसमें जोड़ तोड़ कहाँ थी। और ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है। अटल जी के साथ मैं कोई सूची लेकर नहीं गया था। मेरे पे विश्वास ना हो तो आप अटल जी से पूछ के देखिए। और ये जो 182 से 137 पहुंचे, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है, आप ही इंचार्ज थे पूरे इलेक्शन कैंपेन के। हाँ, मेरी जिम्मेदारी तो है। अब यही है कि 5 साल सरकार चलती है और सिर्फ चुनाव लड़वाने वाले कैंपेन मैनेजर की अगर सारी जिम्मेदारी होती है तो सारी मेरी है। नहीं, पहली जिम्मेदारी तो इस बात की है कि आपके प्रेशर से चुनाव प्रीपोन किए गए, जो चुनाव अक्टूबर में होने थे वो जल्दी करवाया। मुझे कभी कभी लगता है कि समाज मानस में जो मेरी प्रतिमा है, लोक बिंब है, काश मैं इतना बड़ा होता कि मैं अटल जी को भी, अडवाणी जी को भी, पूरी पार्टी को भी समझा बुझा कर चुनाव आगे करता हूँ, पीछे करता हूँ। इतना कभी कभी लोग कहते हैं मेरा इतना महत्व है कि मैं मुलायम सिंह को खड़ा करता हूँ, मायावती को खड़ा करता हूँ, अटल जी के से काम चलवाता हूँ, सब चुनाव पहले लेता हूँ। और फिर कभी लोग लिखना शुरू कर देते हैं कि इसमें कुछ दम ही बचा नहीं है, ये तो ख़त्म हो गया, पता नहीं इसका कल क्या हो जाएगा। तो एक बार लोग फैसला कर ले कि मैं हूँ कौन। नहीं तो आप बताइए असलियत क्या है। नहीं, मेरी असलियत कुछ नहीं है। मेरी असलियत ये है कि मुझे जो पार्टी देती है काम, वो मैं प्रामाणिकता से पूर्ण करने की कोशिश करता हूं। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता तो मिलती पार्टी ने तो आपको चुनाव जितवाने का काम दिया था, आपने तो लुटिया डुबो दिया। आपने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, फील गुड का नारा दिया, जो फेल हो गया। अब देखिए रजत जी, फिर आरोप पत्र कितना गलत निकल रहा है। इंडिया शाइनिंग ये शब्द मेरा है ही नहीं। इंडिया शाइनिंग ये शब्द फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक अब्रॉड इंडिया में एडवर्टाइजमेंट के लिए एक कंपनी को हायर किया था। उन्होंने ये भारत उदय या इंडिया शाइनिंग का नारा निकाला, जो सितंबर 2003 में राजस्थान के चुनाव के पहले शुरू हो गया। अब वो इंडिया शाइनिंग मेरे पर चिपक दिया गया। अब फील गुड का जो शब्द है, सारी दुनिया जानती है कि इकोनॉमिक टाइम्स के अवार्ड में आडवाणी जी ने रेमंड्स की एडवर्टाइजमेंट देख के फील गुड शब्द का उपयोग किया। न इंडिया शाइनिंग मेरा था, न फील गुड मेरा था। जब चुनाव हार गए तो लोग बोलने वाले दोनों शब्द प्रमोद महाजन ने पैदा किए, तो जब थे मेरे थे ही नहीं शब्द। अच्छा, इंडिया शाइनिंग आपका नहीं था, फील गुड का आपका नहीं था, तो क्या था आपका? नहीं, मेरे दृष्टि से मैंने चुनाव लड़वाने की कोशिश की। और मैं ये समझता हूं कि जैसे मैंने कहा कि सफलता या असफलता ये किसी भी जीवन का अंग होता है। ये आइडियाज आपके नहीं थे कि अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण फोन के थ्रू लोगों को सुनाया जाए? जी था। किस तरह का हाईटेक कैंपेन चलेगा, ये आपके आइडियाज थे? देखिए, निश्चित रूप से जो मेरे थे, मैं जिंदगी में कभी इससे इनकार नहीं करता। टेलीफोन से संदेश सुनाना मेरा था, SMS भेजना मेरा था, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन मेरा था, टूर प्लान मेरा था। ये मेरे काम थे और निश्चित रूप से ये मैंने किए। और आज मुझे जब मैं पलट कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद इस हाईटेक प्रचार के कारण हमारा गांव-गांव का एक सामान्य कार्यकर्ता था, शायद उसको ऐसा लगा हो कि भाई जब टेलीफोन से मैसेज आता है तो घर घर जाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए जब मैं पलट के देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे ये सारी हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते समय भी कार्यकर्ताओं को घर घर जाने की उससे प्रेरणा जो रहती है वो ख़त्म ना हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए थी। वो नहीं की, ये मेरी गलती है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन आप एक गलती बताना भूल गए, जो आपने एक के बाद एक फिल्म स्टार और टीवी स्टार्स को पार्टी में लाए। 7 से लेकर बहु तक सबको आप बीजेपी में ले आए। सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जो फिल्म जगत से जुड़े थे। एक विनोद खन्ना थे, मैं उनको फिल्म जगत से भी नहीं मानता क्योंकि वो 2 बार पहले भी जीत चुके थे। मंत्री एक स्मृति ईरानी थी जो कठिन सीट थी, सारी दुनिया को पता है। और एक थी जो बीकानेर वाली सीट जिसमें धर्मेंद्र लड़े, जो 5000 वोट से। और एक जो फिल्म के नहीं है लेकिन आपने टीवी से उठाया, नवजोत सिंह सिद्धू को, वो जीत गए। इसलिए देखिए ना, अगर आप ये कहो तो मेरा सक्सेस रेट देखिए, 4 लोगों को हमने लाया, उसमें 3 जीत गए। इस हिसाब से तो किसी को ये सलाह देनी चाहिए कि और लाते तो शायद जीत जाते। अगली बार जब चुनाव होगा तो जिन्होंने इस बार कैंपेन किया था, चाहे युक्ता मुखी हो या पूनम ढिल्लो हो या जूही चावला हो, ये सब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे? नहीं, जरूरी नहीं। मैंने ये कहा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि देखिए, राजनीति में जो आता है हर व्यक्ति उसके लिए सक्षम नहीं होता। जो सक्षम होता है वो आगे जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हर व्यवसाय का व्यक्ति राजनीति में आ सकता है तो इसमें कलाकारों पर ही पाबंदी लगाए
मैं नहीं समझता कि ये उचित है। पर मुझे इंप्रेशन इस सब से ये मिला कि आपने राजनीति को एक तरह का मैनेजमेंट साइंस के तरह से इस्तेमाल किया, जैसे मार्केटिंग की जाती है। आपने फिल्म स्टार्स को मैदान में उतारा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को इवेंट बना दिया, अटल बिहारी वाजपेयी को एक ब्रांड बना करके मार्केट किया। जैसे साबुन, टूथपेस्ट, तेल बेचते हैं, उस तरह से आप अटल बिहारी वाजपेयी को बेचा। हमने ये सारे नुस्खे राजस्थान में उपयोग में लाए। हम 120 सीटें मिली तो लोगों ने अग्रलेख लिखना, संपादकीय लिखना शुरू किया कि अब प्रमोद महाजन को अमेरिका भेज के बुश और कैरी को गाइड करना चाहिए। अब 2 महीने में लोकसभा का चुनाव आ गया, उसमें हम हार गए। सबने कहा इसको उठा के किसी कूड़े के दान में फेंक देना चाहिए। मैं लोगों को दोष नहीं देखता, क्योंकि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जो जीता वो सिकंदर होता है, बाकी सब खराब मुकद्दर होता है। उमा भारती चले गई हिमालय और वेंकैया नायडू चले गए चेन्नई। प्रमोद महाजन कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं यहाँ से तो घर जाऊँगा, लेकिन अगर जज साहब छोड़ेंगे तो, अगर कहीं जेल वोल ना भेज दे तो हम घर जाएंगे। देखिए, जिस संस्कारों में हम पले हैं उसमें एक नियम है। दूसरों को जिम्मेदारी क्या देनी है इसका फैसला तो हम करेंगे जहां हमको देनी है, लेकिन हमको क्या जिम्मेदारी देनी है इसका फैसला हम नहीं करेंगे, हमारे नेता करेंगे। तो जो अटल जी, अडवाणी जी हमारे बारे में फैसला करेंगे वो काम करना शुरू कर देंगे। जनता में से सवाल पूछना चाहते हैं लोग। जी हाँ, आपका सवाल। प्रमोद महाजन की छवि पर क्या असर पड़ा है इस महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम आने के बाद? अगर लगातार 2 मैचों में मेरी हार हुई है तो मेरा हाल भी चेन्नई टेस्ट के पहले वीरेंद्र सहवाग का जो था वैसा है। अब वो चेन्नई में उसने 150 मार दिए तो लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। तो फिलहाल मेरा हाल सौरभ गांगुली जैसा है। आगे अगर अच्छा खेलूंगा तो टीम में रहूंगा, नहीं खेलूंगा तो टीम के बाहर। अभी आपको पता नहीं कि अडवाणी जी आपको टीम में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं, अब हो सकता है 12th मैन में रखें, पता नहीं कि जब चाहे पानी लाने के लिए उपयोग में हो। आपकी अदालत में आज सवालात और इल्जामात के घेरे में हैं भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोवर्शियल लीडर प्रमोद महाजन। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर प्रमोद महाजन पर आरोप है कि अपने विरोधियों के प्रति ये गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रमोद जी, आप अपनी पार्टी के लिए अच्छे प्रवक्ता हैं, बीजेपी के लिए बड़े अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन भाषण देते समय, बयान देते समय मर्यादा का ध्यान नहीं रखते। ये मैं समझ रहा था कि जब आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो मेरे किसी अपशब्द को दिखाया जाता कि ये अपशब्द है जो आप उपयोग में लाते हैं, तब तो मैं इसका उत्तर दे पाता। ये सही नहीं कि आपने सोनिया गांधी की तुलना मोनिका लेविंस्की से की? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, और इसका किसी के पास रत्ती भर प्रमाण पत्र नहीं है। इस अखबार के मुताबिक आपने कहा था कि इफ़ वी आर सो कीन ऑन हैविंग a foreigner as prime minister, then why can't we have Bill Clinton, Tony Blair or even Monica Lewinsky? मैं आपको सिर्फ कहानी सुनाऊं, क्योंकि ये बार बार मुझ पर आरोप किया होता है और मैं समझता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने सफाई। मेरे साथ एक बड़ा रिपोर्टर थे प्रमोद पागेदार। ये व्यक्ति मेरे साथ गढ़चिरौली नाम के ज़िले के आदिवासी ज़िले में सभाओं में साथ थे। सभा खत्म हुई, उन्होंने जो रिपोर्ट करना कर दिया। दूसरे दिन मुझे दिल्ली से फ़ोन आया कि भाई यहाँ तो छपा है इस अखबार में कि आपने सोनिया गांधी की तुलना मोनिका लेविंस्की से की। मैंने कहा मैंने ऐसा किया नहीं। मैंने प्रमोद पागेदार को फ़ोन किया, मैंने कहा आप मेरे साथ थे, आपने ऐसे कैसे मेरे खिलाफ लिखा जब मैंने बोला नहीं? उन्होंने कहा मैंने लिखा नहीं। उन्होंने मुझे उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए कि ये मैंने मेरे अखबार को भेजा। मैं दिल्ली में आया, मैंने पत्रकार वार्ता में कहा कि जो प्रमोद पागेदार मेरे साथ था, क्योंकि अकेला वो था, बाकी आप में से तो ये वेंकटेशन, रजत शर्मा कोई था ही नहीं वहाँ। जो था आदिवासी इलाका था, एक आदमी था, कोई टीवी कैमरा नहीं कोई था, कुछ नहीं था। टीवी उन दिनों में शायद इतना था नहीं, ये पुरानी बात है, 5, 7, 8 साल हो गए होंगे, लेकिन जो 1999 हाँ, तो 5, तो उस समय टीवी कैमरा भी नहीं था। एक रिपोर्ट, मैं नाम लेके बता रहा हूँ ताकि कोई भी जनता भी जांच करती है, आप भी आदत। जब प्रमोद पागेदार ने मुझे दिया कि मैंने ये भेजा है, मैंने तो इसमें कहा ही नहीं, किसी अखबार ने ये छापा नहीं। आगे चलकर मैं आपको बताऊं, प्रमोद पागेदार को नौकरी से निकाला गया और बेचारा आज कहीं और जगह नौकरी कर रहा है। वो 20 साल का जर्नलिस्ट था और उसको इस अखबार के मैनेजमेंट ने इसलिए निकाल दिया कि उसने सच्चाई बोली। अब इसके बाद भी
मतलब जो जैसे अदालत में जैसे कहते हैं ना, जो प्रत्यक्षदर्शी था, आई विटनेस जिसको कहते हैं, वो कहता है कि मैंने कहा नहीं, और उसके बाद एक अखबार, दूसरा अखबार, तीसरा अखबार, हर आदमी लिख रहा है और कोई इसको ओन नहीं कर रहा है। इसलिए होता है प्रमोद जी, अगर एक बार आदमी की रेपुटेशन बन जाए वो ऐसी बात नहीं, कहता है। रेपुटेशन तो इससे शुरू की ना आपने, इससे शुरू की आपने। लेकिन इसके बाद लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान आते रहे। बताइए दूसरा। ये बयान है जिसमें आपने कहा कि ओनली अ पर्सन हुज फादर एंड मदर वर इंडियंस शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर। मैं अगर कहूं कि भारत का प्रधानमंत्री ये भारत के माता पिता की संतान हो, तो ये मूल वाक्य में गलती क्या है? हाँ, कोई कह सकता है कि ऐसी आवश्यकता नहीं है, 21वीं सदी है, क्या फर्क पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन इसमें किसी का अपमान नहीं। हाँ, मैंने कोई राहुल जी के बारे में या प्रियंका जी के बारे में या सोनिया जी के बारे में कोई व्यक्तिगत आलोचना की हो तो बात अलग है। मैं राहुल जी के बारे में आपने क्या वो बता देता हूं। प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की शैक्षणिक योग्यता क्या है, मतलब वो कहां तक पढ़े हैं, मापदंड होना चाहिए। साथ में आपने ये भी कहा कि नेहरू परिवार का कोई सदस्य अपनी डिग्री हासिल करने में नेहरू जी के बाद कामयाब नहीं हो पाया। तो मैं क्या करूं, इसमें क्या गलत बोल रहा हूं? मैं अगर कहूं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो अब इसमें भी अगर आप मेरा नुक्स निकाल रहे हैं कि भाई नहीं, मैं कल से कहना करूँ दूंगा बिल्कुल अनपढ़ होना चाहिए, उसको अंगूठे बहादुर होना चाहिए, तब आप कहोगे कि भाई बहुत अच्छा कह रहा है। इसमें क्या है? अगर मैंने कहा कि हिंदुस्तान का 21वीं सदी में जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और मैं सोचता हूँ जनता से पूछिए, हर आदमी कहेगा कि भाई जब बच्चा ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट है, और अगर मैंने कहा कि नेहरू परिवार में नेहरू के बाद कोई ग्रेजुएट हुआ नहीं है, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। नहीं, इसके जवाब में राहुल ने कहा, उन्होंने कहा कि ये प्रमोद महाजन को मेरे कॉलेज में जाकर के मेरी डिग्री चेक करनी चाहिए। वो चेक हुई है, और उसकी अब इसकी बहस मैं यहाँ नहीं करना चाहता, फिर आप कहोगे मैं उसकी व्यक्तिगत बहस करना चाहता हूँ, लेकिन ये डिग्री चेक हुई है, और वो डिग्री और सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क होता है मैं समझ इसका। लेकिन ऐसी क्या बात है, आप जो भी कहते हैं आप किसी व्यक्ति पर नहीं कहते, लेकिन वो निशाना जाकर के राहुल या सोनिया पर ही लगता है। नहीं, मैं व्यक्ति पर नहीं कह रहा हूँ। अगर निशाना लगता है, देखिए सीधी बात ऐसी है, सोनिया जी के बारे में ये टिप्पणी तब हुई जब सोनिया राजनीति में आई। राहुल जी के बारे में परोक्ष रूप में ये टिप्पणी तब हुई जब राहुल जी राजनीति में आए। मैंने किसके बारे में क्या टिप्पणियां की, मेरे बारे में कितने लोगों ने क्या टिप्पणियां की, इसकी मैं कभी शिकायत नहीं करता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो सार्वजनिक जीवन में आता है उसका आकलन करना ये काम होता है। हाँ, वो सभ्य भाषा में होना चाहिए, सुसंस्कृत भाषा में होना चाहिए। और इसलिए जब आपने मोनिका लिवंस्की की बात की, मैंने कड़ाई से कहा मैंने ये कहा नहीं। आगे मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि मैंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा ही कहा था। अच्छा, ये आपने सोनिया जी के बारे में कहा था कि सोनिया गांधी के पास लर्निंग लाइसेंस भी नहीं है। पूरा सेंटेंस आपका पढ़ते बताऊं। आपने कहा कि 6 साल से अटल बिहारी वाजपेयी कुशल ड्राइवर की तरह सरकार चला रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी के पास तो लर्निंग लाइसेंस भी नहीं है। इसमें क्या देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमारे देश में अब मीडिया सोनिया गांधी के प्रति इतना उदार हो गया है कि उनकी छोटी उनकी आलोचना नहीं है। आप ये वाक्य को मैं जनता और जज साहब के लिए कहता हूं, मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा कि अटल जी 6 साल से प्रधानमंत्री है, देश के गाड़ी अच्छी चला रहे हैं। सोनिया जी के पास आज तक कोई पद नहीं है, उनके पास तो लर्निंग लाइसेंस भी नहीं है, तो इसमें क्या सोनिया जी का अपमान हुआ? हाँ, अगर वो जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाए तो मैं कहूंगा भाई इनको 2 साल के ड्राइविंग का लाइसेंस है, उसको 6 साल के लाइसेंस है। अब इसमें गलत किसका आरोप क्या कर रहा हूं मैं? और आप एक और बात समझ लीजिए, आपकी पार्टी के बाकी नेता भी भाषण देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी बोलते हैं, लालकृष्ण आडवाणी भी बोलते हैं, किसी के निशाने पर न सोनिया गांधी होती हैं, न राहुल होते हैं, न प्रियंका होते हैं। आपके सुरमे से ऐसा क्यों निकलता है? पहली बात तो ऐसी है कि जहाँ तक निशाने का सवाल है, बड़े लोगों के बड़े निशाने होते हैं, छोटे लोगों के छोटे निशाने होते हैं, इसलिए मैं उसमें तो जाता नहीं हूँ। लड़ाई में उतरोगे और वार नहीं खाओगे, ये कोई ऐसी तो कभी लड़ाई हुई नहीं कि हम कहेंगे सोनिया जैसा तो नेता ही नहीं है और उनका बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन हो सके तो अटल जी को जिताओ। ऐसे थोड़े भाषण होते हैं, ऐसे तो भाषण होते नहीं। भाषणों में तो लोगों को सामने अपने को अपना पक्ष रखना पड़ता है, उनका पक्ष रखना पड़ता है। और चुनाव तो थोड़ा होली का समय होता है, उसमें तो अपना आदमी और निखार के बताना पड़ता है, दूसरे को थोड़ा बताना पड़ता है। इसमें कोई दम नहीं, काय को वोट बेकार कर रहे हो, इसमें कोई गलत नहीं, इसमें कोई किसी का अपमान नहीं। जब आपके ऊपर हमले होते हैं तो फिर आपको कैसा लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ जब मैं लड़ाई में जाता हूँ
और मैं किसी का विरोध करता हूं और उसके प्रति आरोप करता हूं तो मुझे आरोप, हाँ, अगर किसी ने मोनिका लेविन्स्की जैसा आरोप किया मैं उसको गलत मानता हूं। लेकिन किसी ने अगर कहा कि भाई प्रमोद महाजन है ना, इसको भाषण करने नहीं आता, इसको सरकार चलाने नहीं आती, इसने फलानी गलत काम किया, उसका काम है, हाँ, उसका मैं जवाब दूंगा, यह बात अलग है। लेकिन मुझे कोई आरोप करे इससे कोई शिकायत नहीं। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद महाजन पर। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर प्रमोद महाजन पर इल्जाम है कि ये एरोगेंट हैं। प्रमोद जी, एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आपके बारे में कहते हैं कि आप सत्ता में रहें या न रहें, एरोगेंस जरूर झलकती है व्यवहार से। आपने बहुत सीधे टेढ़े सारे सवाल मुझसे पूछे, मैंने कोई क्रोधित होकर आपको उत्तर नहीं दिया। हाँ, इतना ही है कि मैं अपना उत्तर बड़े अच्छे तरीके से देने की कोशिश करता हूँ, आत्मविश्वास से देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन मेरे बारे में नहीं है। और अगर इस असर्टिव नेचर को कोई अगर एरोगेंट कहता है तो मैं उससे सीखना चाहता हूँ कि मैं कैसे बोलूँ ताकि उसको एरोगेंट ना लगे। राजनीति में एरोगेंस इस बात से साबित होती है कि आपने सोनिया गांधी की ताकत को कम करके आंका। जब आप चुनाव के मैदान में गए आपको लगा कि इनको तो सफाया कर ही देंगे, नतीजा ये हुआ कि चुनाव हार गए। 7 सीटें हमसे ज़्यादा मिल गई। हम 137 पे आए, वो कोई 145-46 पे, तो 7 सीटों से ताकत ऐसी बढ़ गई कि सरकार बन गई। नहीं, सरकार तो बहुत चीज़ों में बनती है, सरकार बहुत चीज़ों में बनती है, लेकिन उसका अर्थ कोई जीतता नहीं है। 7-8 सीटों के फर्क से कोई ये नहीं कहा जाता कि हम एरोगेंट थे, हमने उनकी ताकत को। मैं आपको एरोगेंस का उदाहरण देता हाँ, हूं। प्लीज। बंसी लाल जी हरियाणा विकास पार्टी के नेता, बहुत बड़े नेता हैं, वो चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के साथ में समझौता हो हरियाणा में। आपके पास जब बात गई तो आपने कहा कि 2 सीटें लेनी तो लो, नहीं तो अपना घर बैठो। पहली बात, मेरी बंसीलाल जी से कभी बात ही नहीं हुई। बंसीलाल जी को कितने स्थान देना ये प्रमोद महाजन के फैसले नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक फैसले हैं। अब इस राजनीतिक फैसलों को अगर आप एरोगेंट कह रहे हो तो आप प्रमोद महाजन को एरोगेंट नहीं कह रहे हो, आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी एरोगेंट। प्रमोद महाजन उसी एरोगेंस, भारतीय जनता पार्टी एरोगेंस का सिंबल है। हाँ, अगर नहीं, वो सिंबल नहीं है, वो उसका प्रोडक्ट है। अगर है तो मुझे नहीं समझता कि वो है, लेकिन मैं उसका प्रोडक्ट हूँ। कोई एरोगेंट आदमी जोड़ तोड़ नहीं करता। कोई एरोगेंट आदमी, जो आप एक तरफ हमको कह रहे थे कि मायावती भी मेरा सुनती है और मुलायम सिंह भी मेरा सुनता है, मैं तो सब, अटल जी भी मेरे सुनते हैं, तो मैं इतना एरोगेंट हूँ कि ये सब मेरा सुनते हैं। अगर सब सुनते हैं तो मैं बहुत ही विनम्र हूँ, इसके कारण ये सब मेरा सुनते होंगे। जो करुणानिधि आपके साथ 5 साल सरकार चलाए, लोकसभा चुनाव के समय आपको छोड़कर चले जाएं, जो रामविलास पासवान आपकी सरकार में मंत्री रहे, लोकसभा चुनाव के समय आपको छोड़कर चले जाएं, जिस चौटाला के साथ आप 5 साल सरकार चलाएं उनको लोकसभा के इलेक्शन के मौके पर तिलांजलि दे दें, और ये सब वो नेता हैं जिनसे सोनिया गांधी ने खुद पैदल चल के जाकर के समझौते किए। ये एरोगेंस नहीं है राजनीति की? नहीं, देखिए, अगर आप ये कहें कि इस बार राजनीतिक गठबंधन करने में भारतीय जनता पार्टी की तुलना में सोनिया जी को अधिक सफलता मिली तो मैं इससे इनकार नहीं करूँगा, लेकिन उसका मेरे व्यक्तिगत किसी एरोगेंट बिहेवियर से संबंध है, इस आरोप का कोई संबंध नहीं है। हाँ, राजनीतिक पैंतरेबाजी में अगर मान लीजिए हमारे से गलती हुई होगी पार्टी के रूप में कि रामविलास जी हमको छोड़कर चले गए, या चौटाला जी से हमारी बन नहीं पाई, या करुणानिधि जो हमारे साथ थे वो नहीं रहे, तो मैं समझता हूँ ये राजनीतिक गलतियाँ हो सकती है, मैं उसका आज भी स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको मेरे व्यक्तिगत एरोगेंट बिहेवियर का प्रोडक्ट नहीं मानता। मैं अभी आपको रिसेंट उदाहरण बताता हूँ। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले इस तरह की चर्चा सुनने को मिली कि शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ में हाथ मिलाने को तैयार थे। चर्चा चली ना, अब एक बार शरद पवार को तो पूछो कि वो तैयार थे या नहीं है। वो थोड़ी पब्लिक के सामने कहने वाले हैं, मुझे बताने वाले हैं। अब अगर पब्लिक के सामने वो नहीं कहने वाले तो मैं क्यों कहूँ जो वो नहीं कहने वाले हैं पब्लिक के सामने। बहुत बार मीडिया में मेरे पर ये आरोप होता है कि मेरा एरोगेंट बिहेवियर है, और गोबेल जैसा 10 बार ये एरोगेंट है, एरोगेंट है, एरोगेंट है कहने से लोगों को भी लगता है एरोगेंट होगा,
लेकिन जब मैं पूछने बैठता हूं कि किसके साथ मैंने एरोगेंट बिहेवियर किया, तो आपके सारे उदाहरण मेरे एक संगठन के दूसरे संगठन के प्रति व्यवहार से जुड़े हैं। मैंने व्यक्तिगत किसी के प्रति एरोगेंट बिहेवियर किया है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन परसेप्शन है, इतना तो आप मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मानता हूं, परसेप्शन है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे परसेप्शन आपके बारे में और लोग भी बनाते रहते हैं। आपके दोस्त बनाते हैं, आपके दुश्मन बनाते हैं, आपके हितचिंतक बनाते रहते हैं, वो बनाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लेकिन उदाहरण पर आने पर जब मिलते नहीं है तो इसका अर्थ है वो गलत धारणा है। उस समय खबर ये छपी थी कि जिस समय शरद पवार के साथ समझौता होना था, उसके बारे में बात करने के लिए जब LK अडवाणी मुंबई गए बाल ठाकरे से बात करने के लिए, उसके पहले आपने ये खबर अखबार में लीक करा दी ताकि ये पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, 78 साल में शरद पवार जी को विरोधी दल में मैं लेके आया था, और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में विपक्ष में जितने नेता हैं उसमें सबसे बढ़िया शरद पवार के साथ संबंध किसी के हों तो मेरे हैं। सबसे खराब संबंध अगर किसी के साथ हों तो बाला साहब ठाकरे के साथ है। अब आप ये कह रहे हैं कि अडवाणी जी ठाकरे तैयार थे और मैं नहीं था। एक बार अडवाणी जी और ठाकरे से तो पूछ लीजिए कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, अगर आपके सबसे बेहतरीन संबंध है, आज NCP और कांग्रेस के बीच में टकराव की हालत चल रही है, तो आप संदेश भेजेंगे शरद पवार को, आओ फिर से दिया जलाएं? देखिए, हम ये संदेश मैं भेज सकता था, लेकिन मैं जिंदगी में जब जोड़ तोड़ की राजनीति करता हूं तो मूर्खतापूर्ण संदेश भेजता नहीं हूं। इसका कारण है कि मैं हिसाब जानता हूं, मैं शतरंज को पहचानता हूं। महाराष्ट्र में अगर आज शिवसेना भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे तो NCP का मुख्यमंत्री आधी रात में बन सकता है, लेकिन उसलिए शरद पवार को केंद्र सरकार छोड़नी पड़ेगी, और वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली की राजनीति छोड़ें, ये वो करेंगे नहीं। तो जो वो लेने वाला नहीं है वो बेचने को मैं काहे को जाऊं, इसलिए मैं इसमें किसी प्रकार की कोशिश नहीं कर रहा हूं। हाँ, अगर दिल्ली में NDA की सरकार होती तो शरद जी को भी सम्मान मिलता, वहाँ उनका मुख्यमंत्री भी बनता। लेकिन ये ठीक है कि आपका ये कार्यक्रम जब आएगा तो कांग्रेस वाले शरद के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि शायद प्रमोद प्रयास कर रहा है और ये शरद जी के हित में जा सकता है। और इतनी दोस्ती तो मैं अभी भी निभा रहा हूं, उनका मुख्यमंत्री हो सकता है कि इसके बाद बन जाए, क्योंकि कांग्रेस को लगेगा कि नहीं बनेगा तो ये बना देगा, तो इससे अच्छा हम ही बनाते हैं। तो इसमें तो उतना फायदा होगा, और उतनी दोस्ती आपके कार्यक्रम में मैं उनकी निभा रहा हूँ। आपकी अदालत में आज हम आपकी तरफ से सफाई मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद महाजन से। आपकी अदालत में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद महाजन पर इल्जाम है कि ये संयम से काम नहीं लेते। प्रमोद जी, आपने खुद भी कई बार स्वीकार किया है कि संयम की थोड़ी कमी है और इंडिपेंडेंट माइंड है, तो ये बिल्कुल बचपन से आपका इंडिपेंडेंट माइंड है या राजनीति में आने के बाद में बदला? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक स्वतंत्र मन या मनोवृत्ति का सवाल है उसमें तो कोई गलत मैं नहीं मानता। लेकिन अगर आपका ये आरोप है कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ या शायद मुझे जल्दी गुस्सा आता है, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये दोष मेरे में है। इस दोष को मैं कम करने की बहुत बार कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो उभर के जब बाहर आ आपके जाता है। इतिहास पढ़ रहा था तो पता चला कि आपके पिता जो टीचर थे वो भी शॉर्ट टेम्पर थे। हाँ, मतलब क्योंकि मैंने उनकी जितनी मार खाई है मेरे किसी और भाइयों ने नहीं खाई है, तो इसका अर्थ दोनों में कुछ ना कुछ कमी थी। आपका अपने परिवार के बच्चों के साथ कैसा व्यवहार है? जैसे आपके पिताजी का था शॉर्ट टेम्पर्ड? नहीं, मेरा शॉर्ट टेम्पर नहीं है। मेरा बेटा है, बेटी है। कुछ दिन पहले मेरे बेटी को बेटा हुआ है, तो मैं अभी कोई छोटा नहीं रहा हूँ, मैं नाना बन गया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे बच्चों पर आज तक कभी हाथ नहीं उठाया। एक बार मैंने मेरे बड़े बेटे को 8वीं कक्षा में, वो फेल हुआ था इसलिए एक चांटा मारा था, और आज जब भी मैं पलट कर याद करता हूँ तो मुझे आज भी आंखों में आंसू आते हैं कि मुझे मारना नहीं चाहिए था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों को इसलिए मारते हैं कि वो हमको मार नहीं सकते, और इसलिए बच्चों को मारना नहीं चाहिए। कुछ भी गलती हो तो समझाना चाहिए। इसलिए मैंने मेरे बच्चों के साथ कम से कम हाथ उठाकर पीटना, थोड़ा बहुत गुस्सा किया हो, लेकिन कभी मैंने इस अर्थ से स्पर्श नहीं किया। प्रमोद जी, जिसका परिवार हो, बच्चे हो, पत्नी हो, उस पर जब इस तरह का आरोप लगे कि इसका फला लड़की से संबंध है, तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है।
अपने को लगता है, अपने परिवार को लगता है, लेकिन आप कर क्या सकते हो? आरोप अगर सामने वाला लगाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे याद है मधु शर्मा का आरोप आपके ऊपर, जिनके पति अब जेल में हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि शिवानी भटनागर नाम की पत्रकार के साथ आपके संबंध थे और आपने उसकी हत्या करवाई, और जिस दिन हत्या हुई उस दिन 45 मिनट तक आपने उससे बात की थी फ़ोन पर। पहली बात तो शिवानी तो जीवित है नहीं, तो वो तो जवाब दे नहीं सकती। मैंने टेलीफोन पे बात की, जैसे बहुत बार पत्रकार लिखते हैं, आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि मेरा फ़ोन नंबर क्या था, शिवानी जी का क्या था, कौन से वक्त बात हुई, कौन से मिनट हुई। रजत जी, अगर किसी के पास ये होता ना, तो प्रमोद महाजन एक आज ऐसी हस्ती है, इसको कोई नहीं छोड़ता। एक चुनाव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा चुनाव हो, कोई मुझे छोड़ता नहीं, कहता देखो उस दिन रात में 12:35 पर तुमने इंडिया मोस्ट वांटेड में मेरा भी नाम आ जाता। कोई मुझे छोड़ता नहीं, कोई ये कर नहीं रहा है। और आखिरी बात, मैं मधु जी के प्रति भी मेरे मन में अब क्रोध बचा नहीं है। शायद मैं आर्ट ऑफ लिविंग सीख रहा हूँ, क्योंकि उसका पति अपराधी था या नहीं मैं तो ये नहीं कहता, लेकिन आपने उस समय कहा था कि मैं क्रिमिनल डेफेमेशन नहीं, मुझे लगा कि इस देश में डेफेमेशन में इतना समय जाता है कि अपना ही टाइम जाता है। वो गुस्से में बोली। और आज देखिए रजत जी, मुझे याद है 2 साल पहले शायद 15 अगस्त की रात को ये हुआ, मैं कभी भूला नहीं हूँ। सारे चैनल्स ने किया, अखबारों ने लिखा, कुछ लोगों ने तो मेरी DNA टेस्ट मांगी, सब हुआ। 2 साल के बाद पलट कर देखिए, वो व्यक्ति जेल में है, रोज कोर्ट में जाता है, उसके वकील बहस करते हैं। आज कोई ये नहीं कहने को तैयार है कि इस केस से प्रमोद महाजन का क्या संबंध है। कोर्ट में ना मुझे कोई बुला रहा है। फिर हमको कहा गया कि नहीं अडवाणी जी गृह मंत्री है, इसलिए आपको बचा रहे हैं। अब 6 महीने से अडवाणी जी गृह मंत्री है नहीं, सरकार किसी की है। मुझे पुलिस बुला तक नहीं रही है। ना उसका पति दोष दे रहा है, ना बच्चा दे रहा है, ना परिवार दे रहा है, ना पुलिस दे रहा है, ना पार्टियां दे रही है। बस एक उसकी पत्नी ने कुछ तैश में आकर कह दिया अपने पति को बचाने के लिए, और जीवन भर के लिए मेरे माथे पर एक कलंक जैसा बन गया। आपके परिवार ने कैसे रिएक्ट किया था? परिवार को मुझ पर विश्वास था, इसलिए उनको पता था कि इसमें सच्चाई है नहीं। और इसलिए उस समय उन्होंने भी टेलीविज़न पे ही सुना, मैं तो अकेला था, तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा। तब आपको ये नहीं लगा था कि राजनीति में ना आते तो अच्छा होता? ना, मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकार के आरोप में कहीं भी होता तो आ सकता था। इतना ही है कि मैं राजनीति में हूँ, इसलिए बहुत सारे टेलीविज़न चैनल पे दिखाई दिया। अगर राजनीति में नहीं होता तो छोटे से परिवार में होता। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो राजनीति ना हो, सारे देश इनको ना जानता हो, लेकिन ऐसा आरोप अगर इनमें से किसी पर होगा तो उसको उतना ही दुख होगा जितना मुझे होता है। इसलिए दुख होने के लिए बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। आप कितने भी छोटे हो तो ऐसे उठपटांग आरोप से सबको दुख। ये अगर बात मान भी लें कि ये तो किसी महिला का आरोप था जिसका कोई सब्सटेंस नहीं था, बाद में कोई तथ्य नहीं मिले, लेकिन एक ऐसा केस भी अखबार में छपा था आपके बेटे का, जब आप मंत्री थे, मंत्री रहते हुए आपने उनकी कंपनी को फेवर किया टीवी के प्रोग्राम दिलाने के लिए। पहली बात तो ऐसी है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे बेटे को अगर फेवर करना है तो बेटे को कैसा फेवर किया जाता है ये हिंदुस्तान में इतने राजनेताओं ने दिखाया है कि मैं ऐसे फालतू छोटा मोटा कार्यक्रम देने की जगह कोई टिकट विकेट दे देता। अभी आप थोड़ी देर पहले आपने कहा कि महाराष्ट्र में सारे टिकटें मैं बांटता हूँ। अब देखिए बड़े बड़े लोग अपने बेटों को क्या करते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि मेरा बेटा राजनीति में आना नहीं चाहता, मेरी बेटी राजनीति में आनी नहीं चाहती। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा बेटा और बेटी करे क्या। अब मैं मंत्री 6 विभागों में जाता हूँ। अब अगर वो कोई भी धंधा करे तो सरकार से कोई ना कोई उसका संबंध आता ही है। या तो मैं कभी कभी कहूँ कि मेरे बेटे और बेटी को जीवन भर का पेंशन शुरू कर दो ताकि वो घर बैठे कुछ काम करे ही नहीं। अब जो भी वो काम करेंगे किसी न किसी डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि मैंने किसी प्रकार सरकार का दुरुपयोग उनके लिए किया है। मैं कल भी मध्यम वर्ग था, आज थोड़ा मैं कह सकता हूं कि मैं उच्च मध्यम वर्ग का हुआ हूं कि बेटे बेटी। लेकिन आपके विरोधी तो कहते हैं कि प्रमोद महाजन ने इतना पैसा बनाया कि कई पीढ़ियां खा सकती हैं। नहीं, पहली बात तो मैंने जैसे कहा ना कि आरोपों को आपके मुंह पे तो मैं हाथ रख नहीं सकता। अच्छा, आप यहाँ खड़े हैं इसलिए रख भी दूं, लेकिन बहुत दूर लोग जो खड़े हैं तो उनके मुंह पर तो मैं हाथ रख नहीं सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि सीधी बात है, आज हिंदुस्तान में कानून है कि जो संसद में खड़ा होता है उसको अपने संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। मैंने संपत्ति का ब्यौरा इस बार दिया है जो अखबारों में छपा है। अब इस ब्यौरे में कोई भी गलत है, कोई भी गलत है, मैं किसी
तो किसी अखबार को तो लिखना चाहिए कि प्रमोद महाजन ने कहा था इसका एक बंगला, देखो ये दूसरा इसका है, एक दूसरा आप कहोगे, मुझे मालूम है इसका जवाब अखबार वाले क्या देते हैं, वो अपनी नाक कभी काटते हैं, सब बेनामी है। भाई बेनामी है तो सोनिया जी को जाके बताओ कम से कम, जैसे अभी आपने कहा ना, उनका तो मेरे से कोई प्यार नहीं है, चिदम्बरम जैसा वित्त मंत्री है, उसको जाके खबर दे दो तो कम से कम वो बेनामी धंधा तो आ जाएगा। लेकिन आज तक मुझे कभी किसी पुलिस स्टेशन में जाना नहीं पड़ा, आज तक मुझे किसी जेल में नहीं जाना पड़ा, आज तक मुझे किसी पर आरोप किसी प्रकार का हुआ नहीं कि जिसमें कोई रत्ती भर का सब्सटेंस आया हो। और उसके बाद भी अगर लोग कहें कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति, तो ले जाओ भाई, मैं मृत्यु पत्र कर देता हूँ उस पत्रकार के नाम कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति सारी इसको मिल जाए। लेकिन वो कहे तो कौन है, उसको दे दूँ मैं पूरी। और आप ये देखिए ना कि आखिर संपत्ति कहाँ होती है। मैं आज भी जिस घर में मुंबई में रहता हूँ, मुझे क्षमा करें, अभी भी मेरा घर नहीं है, मैं मनोहर जोशी उनका जो एमएलए फ्लैट है उसमें रहता हूँ आज तक। आपको क्या लगता है कि सैकड़ों करोड़ मेरे पास होते तो मैं थोड़ा उपभोग में नहीं लाता उसको? वो क्या किसी, मैं को पुराने ज़माने का हूँ जो मटके में रखे हैं सारे पैसे? इतने सारे बीजेपी के नेता हैं, आपके बारे में ये इंप्रेशन क्यों बना कि प्रमोद महाजन ही पैसों में डील करता है, प्रमोद महाजन ही फंड इकट्ठा करता है, प्रमोद महाजन के पास ही पैसा होता है? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास पैसा नहीं होता, लेकिन कुछ साल पहले मैं पार्टी के लिए धन इकट्ठा करता था, ये सच है। और जब ऐसे आरोप आने लगे तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल में मैंने पार्टी के लिए एक पाई इकट्ठा नहीं किए। हाँ, जितना महाराष्ट्र का खर्चा होता है उसके लिए मैं धन मांगता हूँ, केंद्र में मैं न लेता हूँ न देता हूँ। मैंने इससे संबंध तोड़ दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको बता सकता हूँ, मैं इनको बता सकता हूँ, मैं घर घर जाके किसको बताऊँ। और इसलिए अच्छा है कि पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा भी करें और पार्टी से ही कुछ लोगों से गाली खाए, इससे तो अच्छा है भाई तुम ही लोग इकट्ठा करो। आप दावे के साथ कह सकते हैं कि मंत्री पद पर रहते हुए आपने किसी को ऐसा फेवर नहीं किया जिसके बदले में आपको पैसा मिला हो? बिल्कुल, मैं दावे के साथ पार्टी के लिए पैसा नहीं, मैंने मंत्री, पहली बात तो मैं बता दूं, फिर कह रहा हूं और बार बार, 6 महीने सरकार नहीं आई है और 6 महीने में अगर प्रमोद महाजन का एक फैसला भी ऐसा होता जो गलत होता, पैसा तो छोड़ दीजिए, फैसला गलत होता, तो ये सरकार तो मेरे को आजकल भून कर खा जाती। क्योंकि आपने ही कहा कि अगर मैंने सोनिया जी के बारे में फला कहा, प्रियंका के बारे में कहा, राहुल के बारे में कहा, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर मैं होता। और मैं नंबर 1 के हिट लिस्ट पर होकर भी कोई हिट नहीं कर रहा है, मतलब उनके तर्कश में कोई तीर मिल नहीं रहे। अब आपका कार्यक्रम सुनकर अगर कोई वो झूठ मूठ के अगले हफ्ते ढूंढ ले तो वो अलग बात है, ये बात अलग है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। 6 महीने में जो लोग मेरे खिलाफ लिखते हैं उन्होंने भी स्पष्टता से ये नहीं लिखा है कि प्रमोद महाजन फलाना मंत्री था तब इस प्रकार का फैसला लिया। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा प्रमाण पत्र मुझे और क्या चाहिए। आडवाणी जी ने कहा कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी और बहुत जल्दी बीजेपी एनडीए की सरकार आएगी। बॉस इज ऑलवेज राइट, तो उस दृष्टि से अगर कहें तो वो ठीक है, लेकिन मेरे अपने आकलन में भारतीय जनता पार्टी को ये मानकर चलना चाहिए कि ये सरकार 2009 तक चलेगी और उस दृष्टि से हमको प्रयास शुरू करना चाहिए। अगर बीच में गिर जाती है तो उसको बोनस मानना चाहिए, उसकी ओर निगाहें रखकर अपनी राजनीति नहीं चलानी चाहिए। आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते करते मुझे एक ज्योतिषी का मत मिला जिसने कहा है कि 2009 में प्रमोद महाजन की किस्मत एक बार फिर से चमकेगी। शायद इसीलिए तो नहीं आप चाहते कि 2009 से पहले चुनाव ना हो? पहली बात तो मेरी किस्मत आज भी चमकी हुई है, इसलिए मुझे किसी ज्योतिष की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, मैं भगवान को कोई मंत्री नहीं मानता कि उसको जाकर कहूं कि भाई मुझे जिता कर दो तो मैं 1.25 सेर गुड़ यहाँ रख दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं 1.25 सेर कहूँगा तो कांग्रेस वाले 1.25 किलो दे देंगे और फिर भगवान उन्हीं का साइड ले लेगा। तो मैं भगवान को उस राजनीति में लाना नहीं चाहता, इसलिए किसी भविष्यवाणी पर मैं विश्वास नहीं करता। आपको 1 मिनट में ले लूँ, मुझे याद है ये संस्मरण और लोगों को इतना देर बैठे हैं तो मैं सुना दूँ। जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने तो मैं उनका इलेक्शन एजेंट था। तो जब उनका फॉर्म भरना था तो मैंने डॉक्टर कलाम साहब को पूछा कि सर आपका कोई मुहूर्त होगा तो बताइए, ताकि उस मुहूर्त पे फॉर्म भरते हैं ताकि मैं प्रधानमंत्री बाकी सबको बुलाऊं।
तो पहले तो मेरी बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा ये मुहूर्त क्या होता है? तो मैंने कहा ऐसे नहीं, बहुत लोग देखते हैं पंचांग से वगैरह। और उन्होंने मुझे उस समय जो कहा, वो मैं हिंदी में कह रहा हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में मुझे कहा, उन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, उससे दिन रात होते हैं, और जब वो सूर्य के इर्द गिर्द प्रदक्षिणा करती है उससे मास और वर्ष मिलते हैं। जब तक ये दोनों घटनाएं हो रही है हर क्षण शुभ है, और जिस दिन ये घटनाएं बंद हो जाएगी हर क्षण अशुभ है। मैं डॉक्टर कलाम का चेला हूँ, मेरे दृष्टि से हर क्षण शुभ है जब तक ये घटनाएं चल रही है, और इसलिए मैं 2009, 8, 7, 15 सालों में नहीं देखता। हम तो समझते थे आप अटल बिहारी वाजपेयी के चेले हैं। मैं विज्ञान के रूप में उनका चेला नहीं हूँ। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं खुद बहुत अध्ययन, जेल में मैं जब था इमरजेंसी में, मेरा साधारण ये मत है कि लाइफ इज नॉट प्रीडेस्टिन्ड, एंड व्हाट इज नॉट प्रीडेस्टिन्ड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। मेरा आज यहाँ आना प्रीडेस्टिन्ड नहीं था, और इसलिए इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। प्रमोद महाजन को ये कहना है कि एक दिन आप प्रधानमंत्री बनोगे, कितना % सही है? मुझे तो भी 0 लगता है, क्योंकि अभी तो सुबह के अखबारों में लोगों ने ये लिखा है कि इसको तो साधारण पद भी नहीं मिलेगा। तो अब साधारण पद से एकदम प्रधानमंत्री तक का फासला मैं एक क्षण में पूरा करूं, मुझे नहीं लगता। लेकिन वास्तविक रूप में मुझे ऐसा लगता है कि 100 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री होने के लिए जो क्षमता चाहिए, जो प्रतिभा चाहिए, वो मेरे में नहीं है। अब कोई देवेगौड़ा जैसी लॉटरी लग जाए तब तो बात अलग है, अन्यथा मुझे कोई अपने गुणों के आधार पर मैं प्रधानमंत्री के सक्षम खुद को नहीं है। ये थे जनता के इल्जामात, प्रमोद महाजन की सफाई। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर जनता के जज मधुसूदन आनंद के फैसले का। हालांकि विद्वान वकील ने काफ़ी जिरह की, लेकिन प्रमोद जी ने उन सब का बड़ी सुस्पष्टता से जवाब दिया, और वो भी एक तरह से वकील की टक्कर के ही वकील साबित हुए। मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ जो जनता ने और हमारे वकील ने जिस तरह से प्रश्न उठाए हैं, उन पर भी वो कभी अपने एकांत में सोचें, लेकिन अदालत उनको बाइज्जत बरी करती है। धन्यवाद। इस आशा और विश्वास के साथ कि प्रमोद महाजन जनता के जज की सलाह पर विचार करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे और अपनी पार्टी को नई दिशा देने की कोशिश करेंगे, आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।